वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर भट्ट और ये लेक्चर नंबर 3 है लॉज ऑफ मोशन का, जो कि कोर्स है रिलेटेड टू क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था, उसमें हमने नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखा था, P = mv। हमने कैसे देखा कि ये मोमेंटम जो है एक वेक्टर थिंग होता है, बिकॉज इफ v इज वेक्टर थिंग तो p भी वेक्टर थिंग है। समझ में आए? और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ देखा कि ये कैसे बनता है, इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है, और हमने देखा एरिस्टोटल्स फैलेसी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि कैसे कि नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एरिस्टोटल ने बोला था कि वो एक रेस्ट पोजीशन है, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमने फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर गैलीलियो आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेचुरल स्टेट होता है स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी आपको अगर किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो उसको पीछे से मारने के बजाय जो आप उसको रेजिस्टिव फोर्स है उनको काउंटर करें। ठीक है, तो बॉडी खुद ब खुद कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो बात क्या है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ में है जो कंडक्ट होगा, तो उसी के रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, नीट में 720 मार्क्स होते हैं एंड यू हैड टू एक्वायर 550 एबो। ठीक है, 550 के एबो आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वो अब लाएंगे कैसे? अब तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं ऐसे करके मेनली। एक हो गया बायो, दूसरा हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, इसमें कितने मार्क्स होते हैं? 360। और इन दोनों में क्या करके होते हैं? इसमें 180 और इसमें 180। 8 8 16 2 3, हाँ हो गए 360। ओके, अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? अगर आपका बायोलॉजी पोर्शन 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए तो कितने मार्क्स सिक्योर कर पाओगे? 360। सिलेक्शन लाने के लिए कितने रह रहे? 550। दैट मीन्स आपको कितने कम पड़ रहे? ऑलमोस्ट 190 मार्क्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 550 में से गए 360, कितने बचे? 0 6 तो 115 6 7 190। ठीक है, समझ में आए? तो 190 मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे इन 2 सब्जेक्ट्स में से जो कि आप छोड़ रहे हो। खासकर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि हमने ये करना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को देखो आप, हाउ टू सिक्योर दिस 190 मार्क्स। ठीक है, उसमें से आप सेट कर दो कि भाई साहब 100 हम यहां से करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन से, ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री का होगा और ये वाला फिजिक्स का होगा। ठीक है, अभी इसमें से 90 चाहिए आपको, कहां से लाएंगे आप? पढ़ा तो कुछ नहीं है। ठीक है, सारा का सारा टाइम आपने यहां दे दिया है। ठीक है, ये 360 आपको एक्वायर करनी है। जो भी सिलेक्शन लेगा उसको ये 360 आती ही है। ठीक है, वैसा प्रिपेयर करना है कि आपको ये 360 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, तो अभी 2 महीने का टाइम है, आप ये रिवाइज करें, ये रिवाइज करें, ये रिवाइज करें। अभी जिन्होंने ये पढ़ा भी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? ठीक है, अभी टेंशन कोई नहीं लेना है। फिजिक्स ये 100 आप देख लीजिएगा कहां से आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा कहां से आएगा। आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है। टारगेट क्या चीजें करनी है? कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। ठीक है, जो जहां से क्वेश्चन जो आप पढ़ लोगे और आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं कौन कौन से चैप्टर जिनको आप टारगेट कर सकते हो और वो आप सीख सकते हो। जैसे ड्यूअल नेचर, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें से हो गए 8 मार्क्स। चलो 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लो उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एवरेज हम 2-2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन रखेंगे इसमें। तो उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हम क्या लेंगे? चलो ऑप्टिक्स के कुछ सेक्शंस, ऑप्टिक्स सम पोर्शंस, पूरा ऑप्टिक्स ना लेके जाओ, थोड़ी से पोर्शंस लेके जाओ। जैसे फ्रिंज विड्थ,
फ्रिंज विड्थ, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, वैसे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटरफ्रेंस पैटर्न्स का विड्थ क्या वेव लेंथ होता है, ठीक है। तो जो इंटरफ्रेंस पैटर्न्स है उनको देखने के लिए आपका स्लिट का विड्थ क्या रहना चाहिए और वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट क्या रहना चाहिए, वो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे YDSE, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे ये इसमें फॉर्मूला सीधा सा आता है डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का। तो नॉर्मली ये छोटा सा फॉर्मूला इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप टारगेट कर सकते हो लास्ट टाइम पे, ठीक है। और यंग्स डबल स्लिट इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने हैं, उसमें से वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी नॉर्मली आप 2 क्वेश्चन रख लो, ठीक है। तो ये आप मतलब वैसे रख लो कि आप ये पूरा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। तो उसके बाद आप देख लो जैसे लॉज ऑफ मोशन, 2 क्वेश्चन इसमें से भी, ठीक है। आप चैप्टर को पढ़ लोगे आराम से, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, 2 क्वेश्चन उसमें से रख लो। डायमेंशंस में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रख लो आप, ठीक है, 4 मार्क्स से 1। तो कौन कितने बचे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो उसके बाद उसी तरीके से आप देखो, हाँ, इसमें से आप क्या देख सकते हो और भी टॉपिक्स, जैसे हम इलेक्ट्रिक या गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो आप देखिए, उसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स तो है ना, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि वो रेनमैन प्रॉब्लम जो कि काइनेमैटिक्स में आता है, रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको मतलब अच्छे से या आने चाहिए, ठीक है। उसी के बाद और भी टॉपिक्स है जो आप देख लेंगे लास्ट में, क्या जो होगा वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस लेके आप जब देखोगे, काउंट करोगे, लास्ट में मार्क्स आपका थोड़ा सा अच्छा खासा पोर्शन कवर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम ये आप कंप्लीट 1 कर लेते हैं। तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमने पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। कॉपी करना होगा किसी को तो कर लें, ठीक है। पॉज करें, नोट करें। और भी जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, इजी क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से, वो कर लो आप, ठीक है। और उसी तरीके से वेव्स एंड ऑसिलेशंस, खासकर उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन या वो टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी, या ऐसे करके टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। ये स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द पेंडुलम, ठीक है। वो चीज़ें आपको देखना है, दैट मीन्स आपने सिंपल पेंडुलम को पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहते हैं जिनको हम हॉट टॉपिक्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वो आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो बात करनी है हमने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या चीज़ रहता है, ठीक है। इसी चीज को हम ब्रेड एंड बटर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। जितना इंपॉर्टेंस आपके ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर का होता है, इन द सेम फैशन लॉज ऑफ मोशन का भी वही सेम, ठीक है, इंपॉर्टेंस रहता है फिजिक्स में, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो, जब भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई भी प्रॉब्लम देखते हो ना, जब भी आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं, There are 2 approaches to solve a problem in classical mechanics. ठीक है, 2 तरीके होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉल्व करने के। एक अप्रोच क्या होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन अप्रोच,
दूसरा अप्रोच क्या होता है, ए अप्रोच, ठीक है। और एक अप्रोच क्या होता है जिसको हम बोलते हैं लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है, या उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन अप्रोच। ठीक है, समझ में आया यहां तक? या तो न्यूटोनियन अप्रोच बोलते हैं या उसको लैग्रांजियन अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या, ये जो ये चीज होता है ये एक वेक्टर थिंग होता है, और ये क्या है, ये स्केलर थिंग्स पे अप्लाई होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो चीजों पे, ये फोर्स, एक्सेलरेशन जैसी चीजों पे होता है। अब बेस्ट कौन है, ये वाला चीज। अब ये वाला चीज बेस्ट क्यों है, क्यों बेस्ट है, बिकॉज ये बेस्ट तभी है बिकॉज यहां पे आप डील करते हो स्केलर थिंग्स के साथ। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सीधा चीजें उठा लो और पटक दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से गया कहाँ से ना गया, वो चीजें आपको थोड़ा हेक्टिक लगती हैं, ठीक है। दैट लेकिन अभी हमने इसको सीखना है, ठीक है, ये समझ आए, अभी हमने इसको सीखना है। तो इस कोर्स में हमने ये चीज पढ़ना है। ये कब है आपको, ये जो फिजिक्स वाले होते हैं, ठीक है, उनको ये पढ़ना होता है मास्टर्स के कोर्स में, ठीक है, या जो बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसी में आपको ये, ठीक है, बीएससी लेवल में मिलेगा आपको ये, ठीक है, ओके। तो अब इस कोर्स में हमने जो हमारा सिलेबस है 11 12 का और जो नीट वगैरह का सिलेबस रहता है वो हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस होता है कि न्यूटोनियन अप्रोच क्या चीज रहता है, हमने इसी अप्रोच को पढ़ना है। चलो हम ये पढ़ते हैं। देखो और थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स आंसर नहीं कर पाती है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स उनका आंसर नहीं कर पाती है, उनका सोल्यूशन नहीं निकालती है। लेकिन अगर आप रिलेटिविटी को लेके उठोगे, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स को साथ ले जाओगे, दैट मीन्स आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी है वो उन कॉन्सेप्ट्स पे मतलब उनका आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं, जैसे इन फिजिक्स देयर आर कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं वेयर क्लासिकल थ्योरी, दैट मीन्स न्यूटोनियन थ्योरी। जब भी मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करूंगा दैट मीन्स वहां मैं बात कर रहा हूं न्यूटोनियन थ्योरी की, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी फेल्स, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी फेल्स बट रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सक्सीड्स, ठीक है। अब मसला है वो ऐसे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन जो क्लास 12th है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नीट जो स्टूडेंट्स है, एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट, उनको तो पता चल गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल नेचर में है ये, ठीक है, ओके। तो जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स का स्टेबिलिटी, उसका भी आंसर नहीं कर पाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उसका आंसर दे पाती है, ठीक है ये, ओके। ये सारी चीजें या तो भी या ऐसे भी मैं बताऊंगा जो ट्रांजिशंस होते जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एटम फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये शेल्स है, ये बहुत सारी शेल्स होती हैं, ये एटम क्या करता है, ट्रांजिट करता है, या यहाँ से नीचे करके आता है, ठीक है, या ग्राउंड से एक्साइटेड जाता है या तो एक्साइटेड से ग्राउंड डीएक्साइट होकर नीचे आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो ये ट्रांजिशंस है ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं देख पाती है, ठीक है, सिखा नहीं, मतलब उसका आंसर नहीं कर पाती क्यों ये ट्रांजिशंस होते हैं और ये किस बिना पे होते हैं, ठीक है, ऑन किस बिहाफ पे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीज देखना है आपने, जो अगर कोई भी चीज जैसे विद द स्पीड ऑफ लाइट चले, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ लाइट चले, उस पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं कर पाती है। या मैं ऐसे भी बताऊं जो भी छोटी चीजें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजें, वो उन पे क्लासिकल मैकेनिक्स
काम ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ते क्यों है ये, वो भी हमने देखना है, ठीक है। ये अगर क्वांटम मैकेनिक्स हम सब पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे भी लगता है और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगता है। लेकिन अब मसला ये है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ते हैं फिर। अगर हमारे पास एक हथियार है, एक जनरल हथियार है क्वांटम मैकेनिक्स, वो यूज करो। लेकिन क्या बात है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो उसका जो प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा टफ रहता है। अगर कोई चीज़ आपको क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई चीज़ अगर आप मतलब इजी मैथमेटिक्स से सॉल्व होती है तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स टफ मैकेनिज्म आपने क्यों यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इजी वे में आपसे सॉल्व होती है विया क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट मीन्स बाय न्यूटोनियन अप्रोच, आप वहाँ से कर लो ना, ठीक है। इसीलिए हमने ये जानना है, ठीक है। या ये भी नहीं कि इसको भी ब्रेड एंड बटर कहते हैं, इस दैट इज़ वाई कि हमने इसको पढ़ना ही है, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इवन टफ होने के बावजूद भी हम उनका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से ये क्या बोलते हैं इससे न्यूटोनियन अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया, मैं ये बताऊंगा। मैं एक पॉइंट एक लिख लेता हूं, 10 वी कंक्लूड दैट क्लासिकल मैकेनिक्स, या ऐसे मैं लिखूंगा न्यूटोनियन अप्रोच, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हाँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल्स फॉर द सिस्टम्स moving with speed of light. स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई मूव नहीं करेगा, लेकिन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, इतना जितना, ठीक है, वो कितना रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में ये 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। ओके, एंड द systems of atomic size and the systems of atomic scale, ठीक है। जो एटॉमिक स्केल के सिस्टम होते हैं उन पे भी ये अप्लाई नहीं होते क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट मीन्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। जो एटॉमिक स्केल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क, लेप्टॉन, ऐसे करके सिस्टम्स जो होंगे, तो ये वाले पार्टिकल्स उन पे क्लासिकल मैकेनिक्स लागू नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब और इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे, जो कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स है। हम बोलते हैं कि ये हर किसी का आंसर दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी है जो क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे भी फेल होती है। जैसे मान लो आज वायरस का ज़माना है, दैट मीन्स कोरोना वायरस का ज़माना है। जैसे वहाँ पे हम साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वायरस को ढूंढ लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा को पॉजिटिव आया, उसके पास पता है कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स होंगे एक बंदे में, ठीक है, क्वांटम स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं। वायरस एक स्टेट में छुपा रहता है, ठीक है, लेकिन हमने टेस्ट किया, वायरस छुपा है, पता कर लिया फलानी जगह पे वायरस है। लेकिन अगर कोई और वायरस होता है, हम उसको यहाँ से दवाई इंजेक्ट करती है, लेकिन दवाई खुद टारगेट तक पहुँचती है और वहाँ उस वायरस को मार गिराती है और बंदा ठीक हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या मसला है, दवाई खाई बंदे ने, लेकिन तब भी ये ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? दैट मीन्स क्या वो दवाई उस पर असर नहीं कर रही है, उनने तो वायरस का जो क्या बोल रहे इस पर जो कोशील्ड बनाया, इसका इंजेक्शन बना दिया, ठीक है, दवाई बना दी थी ना, इसकी मेडिसिन बनाया गया इसका, लेकिन तब भी वो इस पर इफेक्ट नहीं होती है। क्या हो गया है कि जो कि ये वायरस है इंसान की बहुत सारी क्वांटम स्टेट्स में छुपा रहता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल जब टेस्ट के टाइम पे हमको ये पता चला कि जो वायरस है वो फलानी स्टेट में छुपा हुआ है और हम वहां टारगेट को पहुंचाएंगे, ठीक है, जो मेडिसिन है उसका टारगेट हमने सेट किया, आपने भाई साहब फलानी जगह जाना है, वायरस वहां छुपा हुआ है। लेकिन वायरस इतना तेज है, उसको पता चल जाता है शायद कि वो वहां से भाग के किसी और स्टेट में छुप जाता है, ठीक है। दवाई पहुंची वहां, लेकिन वहां वायरस ही नहीं है, मारेगा किसको, ठीक है। तो वायरस मरा ही नहीं, ठीक है, वहीं रहा,
ठीक है, लेकिन उधर इधर करने से वो कमजोर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है, अब अगर हम वैसा कोई सिस्टम निकालेंगे जो कि वायरस इंसान की सारी स्टेट्स पे, जो भी जितनी भी क्वांटम स्टेट्स है इंसान की बॉडी में, उन पे नजर रखेगा, और जो ही उसको दिखेगा कि जो इस स्टेट में है ये, तो टाइम के साथ साथ जब वायरस अपना स्टेट चेंज करेगा, लेकिन सारी स्टेट्स पे अब वैसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करनी है कि उस टेक्नोलॉजी के जरिए हम सारी स्टेट्स पे नजर रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो ही हम इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन को, और हमने वो सारी स्टेट्स पे इंजेक्ट एट ए सेम टाइम करेंगे, और वो ऐसा काम कौन करेगा, क्वांटम कंप्यूटर, जिनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे, ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो काम कर सकते हैं कि वो सारी स्टेट्स पे नज़र रख सकते हैं। या मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको, इस जो ये क्वांटम स्टेट्स वगैरह का चीज़ है, तो जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपका एक गेम आता है, वो कार्ड्स का गेम। एट ए पर्टिकुलर टाइम आप एक कार्ड को शो कर पाते हो, देख पाते हो, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है, एट ए पर्टिकुलर टाइम आप सारे कार्ड्स को उससे शो कर सकते हो, ठीक है। आप सारे कार्ड्स एट ए सिंगल टाइम आप उससे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उससे आप एक सिंगल टाइम पे एक कार्ड देख पाते हो, आपको क्लिक करना पड़ता है, ये कार्ड कौन सा कार्ड है, दूसरा कार्ड कौन सा कार्ड है। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर आएगा, सिंगल क्लिक करने पे आपका पूरा चिट्टा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लीन चिट हो जाएगा। वैसा इंपॉर्टेंस है उसका। ये बातें छोड़ के हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाते हम, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हमने अब पता चली कि ऐसे सिस्टम्स में हमने ऐसे सिस्टम्स में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब और एक मसला है कि जो मैं बार बार मैकेनिक्स यूज करता हूं, क्या आपको ये मैकेनिक्स का वर्ड पता है, क्या होता है ये? अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, तो जो ये सारा है, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म है, इसको सीखने के लिए हमने न्यूटन साहब ने कुछ लॉज दिए हैं, ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो मैं वही चीज लिखूंगा, देखो, टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिक्स, कौन सा मैकेनिक्स, यही क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हो। टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिक्स, न्यूटन gave some laws called Newton's laws of motion. ठीक है। और एक चीज, अब ये जो सिस्टम हो मैकेनिक्स होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैकेनिक्स? ये मैकेनिक्स वर्ड क्या चीज होता है, ठीक है। मैकेनिक्स वो स्टडी होता है जो डील करता है किसकी स्टडी के लिए, के रिलेटेड, मोशन के रिलेटेड, और जो वो फोर्स होता है जो कॉज रहता है मोशन का, ठीक है, द फोर्स दैट जस्ट ब्रिंग्स दैट मोशन, वो चीज का स्टडी ये मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूं, ब्रांच दैट, मतलब ये वाला मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है, दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स बियॉन्ड दैट, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। और जो उसके पीछे फोर्स होता है, कारण होता है, वो हमने इसमें देखना है। ओके, आपने लिख लिया होगा, कॉपी किया ये, तो अब रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, अभी देखो, जो लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज है वो तीन तरीके के हैं, तीन लॉज हैं न्यूटन के, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से कौन इंपॉर्टेंट है, ये जनाब, ठीक है, सब जगह यूज होता है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए इस भाई साहब को बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप नेचुरल लॉ भी बोलते हो, ठीक है। इसी को आप रियल लॉ भी बोलते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं, व्हाई न्यूटनियन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ। उसको रियल लॉ क्यों पूछते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो या इसी को ऐसे करके लिखते हैं, F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखें। तो अभी हम फर्स्ट लॉ पे जाते हैं, फर्स्ट लॉ पे बात करते हैं। कॉपी किया होगा आपने, अभी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो ये न्यूटनियन लॉज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही इजी है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन जब आपको बात आती है अपने ऊपर, जब आपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना पड़ता है, तब आप फंस जाते हो। क्या करे भाई साहब, कहाँ से कहाँ जाए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ये इतना ट्रिकी बनाता कौन है, क्यों हम फंस जाते हैं। हम इसलिए फंस जाते हैं बिकॉज वहाँ इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ नहीं होंगे, दैट मीन्स आपका काम आसान होगा। अब आप चाह रहे हो कि आप किसी चीज़ में ना फंसे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा भाई साहब, स्पेस में जाना पड़ेगा। आपको एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ ना ग्रेविटी ना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। अब और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, अब घर बैठे आपको एस्ट्रोनॉट बनना है ना, आप एज्यूम कर सकते हो ख्यालों में, आप कहाँ पता नहीं कहाँ घूम सकते हो, ठीक है। अब घर बैठे एस्ट्रोनॉट बनो, दैट मीन्स आप फ्रिक्शन को, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगोशिएट कर लो, नेग्लिजिबल मान लो, है ही नहीं वो, जैसे वो है ही नहीं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, ठीक है, वो आप उनमें वही करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि हमने फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दिमाग में थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट रखना है, वो तो होती है हर, मतलब जब भी आप अर्थ पे हो, उन चीज़ों के साथ खेलोगे, ठीक है, उन पे फिजिक्स अप्लाई करोगे, वो चीज़ होंगी। लेकिन अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आंसर निकालना चाहोगे और विदाउट एनी काइंड ऑफ इंट्रैक्शन, तो आपने उनको, ठीक है, साइड करना है। दैट मीन्स आपको घर बैठे जीतो जैकपॉट, घर बैठे बनो एस्ट्रोनॉट, ठीक है, घर बैठे बनो एस्ट्रोनॉट, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या बोलने का बात कर रहा हूं मैं। ओके, मूव करते हैं फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अब देखो, ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये एवरी बॉडी कंटिन्यूज to be in a state of rest to be in a state of rest or in uniform motion along a straight line, ठीक है, unless acted upon by some, unless acted by some external forces to change the state. ठीक है, अभी देखो, हर कोई, इसका जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है, हर कोई बॉडी जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहिए। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे, वो उसी स्ट्रेट पाथ पे रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, ठीक है। और एक चीज, वो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ये वो इसमें कंटेन हो गया,
स्ट्रेट लाइन पे, तो उसी स्ट्रेट लाइन पे वो मोशन करेगी। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स है। जो ये वाला चीज है इसमें 3 पार्ट्स है। कौन कौन सा 3 पार्ट है? देखो, मैं बोलूंगा दिस लॉ कंटेन्स 3 पार्ट्स, कंटेन्स 3 पार्ट्स। इस लॉ में 3 पार्ट्स आपको दिखेंगे। अभी तो कोई नहीं दिख रहा होगा, कि दिख रहा है? ठीक है, चलो दिखाते हैं, शो करते हैं। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ये वाला देखो आप, टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड पार्ट देखो, टू बी इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा देखो, स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, ये तो ये चीज देखो आप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेज बॉडी कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रुकेगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट सेज बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू डू सो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो वही मोशन में रहेगा। दैट मीन्स कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। वो मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या आ रहा है, क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट सेज दैट body moving in a particular direction continue to do so। जो वो कर रही है वही वो कर रही है। अपना मोशन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही है, उसी डायरेक्शन में करती रहेगी। दैट मीन्स उसका कोई जरूरत नहीं होगा कि वो अपना जो स्टेट है, जो अपना डायरेक्शन है, उसको चेंज कर ले। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। आपने लिखा होगा ये, ठीक हो, लिख लो ये, तो मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा आप और एक चीज देखो, इन तीनों पार्ट्स को देखो आप, और एक चीज आपको दिमाग में आएगा। देखो, अगर यहां पे बॉडी है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहेगी। दैट मीन्स उस पे अगर फोर्स लगे, उस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है। यहां देखो, अगर मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में है। दैट मीन्स यहां पे भी कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है। और यहां देखो, जब फोर्स अप्लाई होगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो जो मैंने इससे पहले भी बोला है आपको, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जो मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। दैट मीन्स जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है वो एक्सेलरेट होती है। यहां पे देखो, क्या बॉडी एक्सेलरेट हुई है? नहीं भाई साहब, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रही है, कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुई है। बॉडी एक्सेलरेट नहीं है। यहां पे भी देखो, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, और यहां पे भी तो वही चीज है। अभी हम तीनों पार्ट का देखेंगे कि हम तीनों पार्ट से ये कंक्लूड करेंगे कि वहां पे फोर्स नहीं है। देखो, मैं बोलूंगा फ्रॉम एबो पार्ट्स, फ्रॉम एबो 3 पार्ट्स, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, फोर्स इज रिक्वायर्ड। ऐसे लिखो, इट इज क्लियर दैट force is required to change the state, to change state। ठीक है, तो फोर्स जरूरी है कि हम अपना स्टेट को चेंज कर ले, ये आप लिख लें। ठीक है, तो इसी चीज में आप देखो, हमने ये कंक्लूड कर लिया कि फोर्स नेसेसरी है इन तीनों पार्ट्स में स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर यहां पे फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगेगा तो स्टेट चेंज होगा। फोर्स लगेगा तो मोशन का जो यूनिफॉर्म मोशन है, मे बी वो एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगी। और यहां पे फोर्स अप्लाई हुआ
ठीक है ना ये? तो दैट मीन्स वहां पे क्या है, वहां पे हो जाएगा स्टेट डायरेक्शन चेंज, मतलब यहां पे तीसरे पार्ट में। ठीक है, ये मैं रब कर लेता हूं। बोरिंग हो जाता है ज़्यादा लिखवाना, ठीक है, लेकिन क्या करें, नोट्स बनाने हैं अपनी, और इससे आपने बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, मज़ा भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने मज़ा नहीं आना। अभी जो मैंने 3 पॉइंट्स पढ़ाए, ठीक है, क्या इससे आपको लगता है कि वहां फोर्स था ही नहीं? मुझे तो लग रहा, आपको तो अभी लग रहा होगा कि शायद फोर्स नहीं है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी रेस्ट पे है, इस पे फोर्स लग नहीं रहा है, तभी तो ये रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये जो बोर्ड है, इसे फोर्स लग नहीं रहा है, तभी तो रेस्ट पे है। अब देखो, मैं इसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये तब भी रेस्ट पे है भाई साहब, तब भी रेस्ट पे है। ठीक है, अर्थ जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, ये आप उस पर एक बड़े से हथौड़े से फोर्स मार लो आप बॉडी से हथौड़े से, लेकिन वो तब भी उसी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी अलॉन्ग ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ना ही वो यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ के चला जाएगा किसी एक्सेलरेटेड मोशन में, नहीं जाएगा वैसा करके। तो जो ये फोर्स है ये कहाँ जाता है? ठीक है, क्या अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये एक जो ट्रंक होता है ना आपके घर पे, संदूक, ठीक है, ये ट्रंक। फॉर एग्जांपल इस पे नीचे वेट है जो ग्रेविटी वाला होता है mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, या न्यूटनियन मैकेनिक्स में, या मैं आपको ऐसे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, ये नीचे इस ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ये एक ट्रंक है, ठीक है, जो भी कोई बॉडी है, ये इस पे क्या करता है, ये इस पे वेट अप्लाई करता है, रिएक्शन फोर्स है ना, क्या एक्शन फोर्स। तो क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इस पे एक्ट होता है, वो इस पे एक्ट होता है नॉर्मल। ठीक है, दैट मीन्स बॉडी जो ये वाला फोर्स है वेट, वो किस पे अप्लाई होता है, ग्राउंड पे, और ये वाला किस पे होता है, संदूक पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ट्रंक पे अप्लाई होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये थर्ड लॉ है ना, आपने ये पढ़ना भी है, ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये, ठीक है, बचपन में तो पढ़ा होगा ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये ट्रंक रेस्ट पे है, ठीक है, मैं इस पे यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ से इसको फ्रिक्शनल फोर्स है, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल होगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके साथ कैंसिल होगा। दैट मीन्स ये बॉडी जो जहां पे थी वही रहेगी, दैट मीन्स ये अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसका इस पॉइंट से हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर भाई साहब कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स लगा ही नहीं है, उस पे फोर्सेस एक्चुअली में लग रहे हैं, लेकिन जो वो फोर्सेस है वो वैसे करके उस पे लग रहे हैं सो दैट वो एक बैलेंस्ड फोर्स बन रहा है। जो उनका वो नेट फोर्स होता है वो बैलेंस होके आपस में बैलेंस हो जाता है और आपस के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। उस तरीके से आप बोल रहे हो जो बॉडी है जहां पे वो रेस्ट पे है वही रेस्ट पे रुकी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा। मे बी जो उस पे जो ये लग रहे हैं ना बहुत सारे फोर्स, ये आपस में इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं ये चीज को लिखूंगा। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे आप। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट a body at rest may not be applied by some forces, that is force is equal to 0। ठीक है, ऐसा कतई नहीं है कि जो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, दैट मीन उस पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऐसा
भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है लेकिन ऐसा भी हम ऐसा पर्टिकुलरली बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा होगा वैसा तो नहीं होगा, ठीक है ये। ओके आगे देखो, तो ऐसे में बोलूंगा मे बी देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग but they are cancelling the effect of each other। वो आपस का जो इफेक्ट होता है वो आपस में इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वहां पे फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो रहेगा। जैसे अभी ट्रंक की हालत में एफ नेट जो होगा वो क्या था, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, फिर नॉर्मल रिएक्शन को माइनस मान लेता हूं मैं, जो ग्राउंड है वो नीचे की और जो वेट है वो प्लस, ठीक है। तो और उसके अलावा फ्रिक्शन, ठीक है, उसको फ्रिक्शन को मैं यहाँ की ओर माइनस मान लूंगा, ठीक है। और जो आप प्लस फ्रिक्शन मानते हो, फोर्स जो आप अप्लाई करते हो वो ये और ये गया, ये और ये गया, नेट फोर्स जीरो आया। समझ में आया ये? तभी तो रेस्ट पे रुका हुआ है। अब मैं इस चीज को एक डेफिनेशन बनाता हूं, ठीक है, एच.सी. वर्मा साहब की डेफिनेशन, ठीक है ये, तो वो आप देख ले। देखो ये एच.सी. वर्मा डेफिनेशन, हाँ, फर्स्ट लॉ का एच.सी. वर्मा साहब का डेफिनेशन देखो क्या है। इफ वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the body is zero, then and only then and only then the body remains unaccelerated। समझ में आया ये, ठीक है। अब अगर वेक्टर सम क्या होता है, जो अभी मैंने किया था, ठीक है, विद डायरेक्शन मैंने साइन को चेंज करता रह गया, लेकिन और एक सम हो गया स्केलर सम, उसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, जितने भी फोर्स है उनको सीधा सम कर लो, प्लस 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 करके, ठीक है। वेक्टर में आपने माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ता है इवन विद डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ओनली देन द बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। इसका मतलब ये हो गया, अब अगर एफ नेट जीरो रहेगा तो उसी टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहेगा। अब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यस भाई साहब, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या अब अर्थ है, अर्थ घूम रहा है फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्म मोशन में, क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा? अरे भाई साहब, उसका एक्सेलरेशन तब भी जीरो रहेगा। समझ में आया ये? उसका एक्सेलरेशन तब भी जीरो रहेगा, थोड़ा टाइम के लिए मान लो आप, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना मेरी इस बात पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई बॉडी चल रही है उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तब भी जीरो होगा। कब जीरो होगा? लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहिए। एक्सेलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी चेंज होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ये। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीजें कैसे करके आती है। समझ में आया यहां तक? ओके, तो अब और एक बात, ठीक है, मैं आपको और एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो ज़मीन पे अपने क्लासरूम में या अपने रूम में, जहाज़ बाहर से जा रहा है और जहाज़ में आपको कोई बंदा दिख रहा है, तो ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, या तो वो जो बलून आता है ना वो बड़ा सा, ठीक है ये, तो उसमें कोई बंदा बैठा हुआ, दो बंदे बैठे हुए, तो आप उन दो बंदों को यहाँ के फ्रेम से देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ के फ्रेम से आप जब उनको देखते हो, ठीक है, तो उसका मतलब आपको जो वो बंदे जो बलून में है, ठीक है, तो वो आपको मूविंग मोशन में दिख रहे हैं। लेकिन जो बंदा फॉर एग्जांपल उसी बलून में है और एक बंदा उसी के साथ है, तो उसको जब वो उस बंदे को देखता है जो उसके साथ होता है, वो उसको लगता है कि वो रेस्ट पे है, उस बंदे को लगता है कि वो दूसरा बंदा रेस्ट पे है। समझ में आया ये? लेकिन जब वो नीचे देखेगा, जो नीचे बंदा रहता है ग्राउंड पे, जब वो उसको देखेगा तब उनको लगेगा कि जो बलून में होंगे ना बंदे, उनको लगेगा कि ग्राउंड पे जो बंदा है वो मोशन में है और वो रेस्ट पे है। समझ में आए? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोशन का मीनिंग तभी है, ठीक है, जो ग्राउंड पे बंदा है वो बोल रहा है कि वो भाई साहब बलून वाले बंदे मोशन में, और बलून वाले बंदे क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ग्राउंड वाला बंदा मोशन में। हाँ, तो एक सही तो एक ही होगा ना, या तो ग्राउंड वाला बंदा मोशन में होगा या तो
अर्थ वाला क्या बोल रहे हैं इसको, या तो बलून वाले बंदे मोशन में होंगे। बलून वाले बंदों को सच है नहीं, हमारा ही सच है। ग्राउंड वाला बोलेगा कि नहीं भाई साहब मेरा ही सच है। ठीक है, ये नजरिया होता है, बिकॉज ये अपना अपना फ्रेम है, जिस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा मोशन का तभी मीनिंग होगा जब उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट होगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोशन हैज मीनिंग ओनली when a frame of reference is set। ठीक है, तभी उसका मीनिंग होगा जब उसका जो फ्रेम है वो सेट होगा। क्या मतलब है इस चीज का, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप एक एलिवेटर को कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो जो ये पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो ये मैं बात कर रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या आपको ये पता है क्या चीज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नहीं पता है तो ध्यान में रखें क्या चीज होता है। नेक्स्ट बार जब भी पूछूंगा आपसे तो आप आंसर देने चाहिए। ठीक है, तो अभी अकेले आपने ये याद रखा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके लिए फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, अभी देखो आप एक एलिवेटर को कंसीडर कर ले, लिफ्ट जो होता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस पे ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। ठीक है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, यहां पे बंदा ए है, यहां ग्राउंड है। ठीक है, ये रोप है। ठीक है, इसके ऊपर तो पहले दूसरे बंदे को बनाते हैं, ये बंदा बी है। ठीक है, तो ये नीचे करके यहां से लिफ्ट जो है नीचे करके नीचे आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहां से इसको वेट, जो वेट है उसका डाउनवर्ड्स है। वेट क्या होता है, mg होता है ना, mg ऑलरेडी पता है ना आपने। ठीक है, ओके, तो ये जो बल्ब है ये नीचे करके आता है बिकॉज ये लिफ्ट में है। ठीक है, अब देखो जो ए वाला बंदा है इसको क्या लग रहा है कि ये बल्ब रेस्ट पे है, लेकिन जो बी वाला बंदा है उसको क्या लग रहा है कि ये बी जो बल्ब है वो मोशन में है। इवन उसको ये भी लग रहा है कि जो ए वाला बंदा है वो भी मोशन में है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन बोलता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होता है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट तो आपने पता है, फॉर एग्जांपल दिस वुड बी द रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसको लेके आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट से, आपका घर एयरपोर्ट से कितना दूर है, 20 किलोमीटर। द रेफरेंस पॉइंट वुड बी योर, समझ में आया ये, द रेफरेंस पॉइंट वुड बी योर, द एयरपोर्ट वुड बी योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेफरेंस पॉइंट के साथ एक्सीज को जोड़ दोगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, द रेफरेंस पॉइंट along with this axis, set of axes is called the reference frame of reference। समझ में आए? ठीक है, उसी चीज को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलते हैं। दैट मीन्स ये वो नॉन लिविंग थिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अभी तो इसके अकॉर्डिंग ही मोशन को ऑब्जर्व करोगे ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो अभी देखो आप एलिवेटर की कहानी। देखो ये इसका मैं बोलूंगा जो बी वाला बंदा है ये हो गया फ्रेम बी, और जो वो ए वाला बंदा है वो हो गया फ्रेम ए। पहले ए फ्रेम पे बात करो। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ, न्यूटन का जो लॉ है उसने क्या बोला, जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो 0 होना चाहिए। तभी कब, जब बॉडी अनएक्सिलरेटेड होगा। वेन एवर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, ओनली एंड ओनली देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। दैट मीन्स बॉडी अनएक्सिलरेटेड रहेगी। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, वो चीज है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, देखो इस पे लगने वाले नीचे वाला फोर्स W है, वेट। ठीक है,
और इस पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स टेंशन होता है। ये वाला फोर्स वेट है, ये वाला फोर्स टेंशन है। अब ये टेंशन वाला चीज, ये नया टेंशन कहां से आ गया? ठीक है, जहां पे भी रस्सी होगी वहां पे लगने वाला फोर्स टेंशन होता है। अगर नीचे वेट खींच रहा है नीचे, तो टेंशन ऊपर लगेगा। समझ में आया ये? और आगे आगे अगर समझ में नहीं आ रहा, वो आगे आगे जाके अपने बहुत इजी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, जहां पे वे मतलब रस्सी आएगी तो वहां पे टेंशन जरूरी होगा। ऐसे करके दिखा लेना उनको। ठीक है, ओके। हाँ, मतलब वेट से दूर जाता हुआ। देखो, ये अगर वे आप नीचे पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर टेंशन माइनस होगा। ठीक है, इस वाले सिस्टम के लिए। ठीक है, अब देखो, क्या इसको लग रहा है, ए वाले बंदे को लग रहा है कि ये सारा मोशन हो रहा है? नहीं लग रहा है इसको। ये बोल रहा है कि हम सब रेस्ट पे है, तो दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। समझ में आया ये? उस वक्त क्या होगा, जो वेट होगा वो टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब बोल रहा है कि भाई साहब कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स जितना वेट नीचे है उतना टेंशन रस्सी ऊपर खींच रही है। दैट मीन्स जितना रस्सी मतलब जितना ग्रेविटी से नीचे लिफ्ट जा रहा है, जो फोर्स ग्रेविटी लगा रही है इस लिफ्ट पे, उतना रस्सी ऊपर लगा रही है। तो दैट मीन्स उसको लग रहा है कि रोप जो है, लिफ्ट जो है एक ही जगह रुका हुआ है, उसको लग रहा है कि ये अनएक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ये मोशन एक्सेलरेट ही नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो बी वाले फ्रेम से, अब जब ये देख रहा है इस चीज को, वेट नीचे की ओर जा रहा है और टेंशन ऊपर की ओर है, वेट माइनस टेंशन, तो इसको लग रहा है कि ये 0 नहीं होगा। नहीं होगा ना, बिकॉज देयर इज द मोशन, देयर इज द मोशन। एलिवेटर गिर रहा है, इसको लग रहा है, इसको नहीं लग रहा था। दैट मीन इसीलिए मैंने इसको यहां अनएक्सेलरेटेड रखा। अनएक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तमाम लगने वाले फोर्स 0 होंगे यहां पे, बिकॉज ये चीजें रेस्ट पे है। यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ऊपर से जब भी कोई चीज नीचे आती है उस वाली मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखो, या तो ये सच बोल रहा है या तो ये सच बोल रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली बोथ द मोशंस आर नॉट पॉसिबल, बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, या तो ये सच बोल रहा है या तो ये सच बोल रहा है, या तो इसका फ्रेम गलत है या तो इसका फ्रेम गलत है। ठीक है, मैं बोलूंगा 10 वी कंक्लूड वन ऑफ द फ्रेम इज ए बैड फ्रेम। ठीक है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि दोनों में से जो एक फ्रेम है वो भाई साहब एक बैड फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, या तो ये सच बोल रहा है या तो ये सच बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों में से एक फ्रेम बैड फ्रेम है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मोशन जो है वो दोनों फ्रेम्स में साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकती है, दोनों सच नहीं बोल सकते हैं एक ही टाइम पे। ये बोल रहा है भाई साहब मोशन नहीं है, ये बोल रहा है मोशन है। अब बताओ किसका माने? ठीक है, अब हम उसी का मानेंगे जो एक फ्रेम वाकई एक गुड फ्रेम होगा, उसी का हम मानेंगे। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए हमने न्यूटन साहब ने 2 फ्रेम्स का नाम दे दिया, जिनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। आओ उस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसे बोल दूं कि जो न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना भाई साहब। मैं हंस के इसलिए बोल रहा हूं ये, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट था ना, मैं बातों में बोल गया, एक एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्रेंस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसे पॉइंट एक लिख लेता हूं यहां पे 10 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ depends on frame of reference। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ऐसे तो हमको यहां से भी पता चल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है बस अब इस फ्रेम के मुताबिक जो ये सारा चीज रेस्ट पे है और इसके मुताबिक रेस्ट पे नहीं है। समझ में आया ये? तो वो न्यूटन का जो डेफिनेशन था, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, तो अगर रेस्ट की हालत में है, रेस्ट पे ही रहेगी, तो वो चीज कब पॉसिबल है? जब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कोई पर्टिकुलर। समझ में आए? वो आपको बोलना चाहिए बॉय साहब, अगर ट्रेन है वो रेस्ट पे है किसके मुताबिक?
किसके मुताबिक भाई साहब? अर्थ के मुताबिक, किसी पर्टिकुलर फ्रेम के मुताबिक। ठीक है, ये आप देख लो। पहले मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। वो वाले फ्रेम जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे, सच होंगे, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और वो जो एक्सेलरेटेड होंगे, न्यूटन्स लॉज नॉट वैलिड, या आप उनको बोलोगे ये जो ये फ्रेम्स होते हैं ये एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स विद रेस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये जो ये फ्रेम होगा ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम। समझ में नहीं आएगा? समझ में देखो कैसे लाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फ्रेम है, इसका नाम है एस। ये एक फ्रेम है, इसका नाम है एस फ्रेम। ठीक है, तो मैं इसी चीज को ऐसे बोलूंगा, इसका वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है। दैट मीन्स कोई फ्रेम है जो रेस्ट पे है, उसको मैं मानूंगा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, क्योंकि उससे भी उसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड है। दैट मीन्स अगर कोई चीज रेस्ट पे है, ये फ्रेम रुका हुआ है, अगर इसमें कोई चीज रेस्ट पे है तो वो उसको टाइम के साथ साथ वो उसी रेस्ट की हालत में ही रहेगी। यहाँ से देखने वाला बंदा भी, उसको भी यही लगेगा कि ये चीज रेस्ट पे थी, रहेगी, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे है और रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई ऐसा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी है लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेटेड नहीं है, ये जो वाला फ्रेम भी है ये भी इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगा। अगर वेलोसिटी किसी फ्रेम का 0 होगा, अगर वेलोसिटी किसी फ्रेम का होगा लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, उस टाइम पे उस फ्रेम को भी आप बोलोगे कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है। अब देखो, अब ये कोई फॉर एग्जांपल ये एक इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सपोज इसका वेलोसिटी 0, ये इनर्शियल फ्रेम है। अब और एक फ्रेम है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, भाग रहा है तेजी से। ठीक है, तो ये वाला फ्रेम इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड माना जाएगा। उस टाइम पे इस वाले फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। समझ में आए ये? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसे पता भी चल रहा होगा, जैसे गाड़ी का एग्जांपल, आप गाड़ी में बैठे हो, आप बाहर देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो गाड़ी में जो अंदर बंदे बैठे हुए हैं, तो वो आपको लग रहा है कि वो मोशन में है, लेकिन जो गाड़ी में 2 बंदे हैं तो एक बंदे को लग रहा है कि दूसरा बंदा रेस्ट पे है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम। ठीक है, ये जिस फ्रेम में आप बैठे हुए हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो, उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूटन्स लॉ को डिफाइन करना है। तो अपने अब ये पता चला कि जो न्यूटन्स लॉ जो है उसने अब ये प्रेडिक्ट किया कि भाई साहब इनर्शियल फ्रेम्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ 10 न्यूटन्स first law predicts that inertial frames exist. Inertial frames exist. ठीक है, समझ में आए? ओके, तो अब ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे कि क्या चीज़ कैसे करके होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब आप मान लोगे कि एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो एमएससी एंट्रेंस हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसमें जो मुझे पूछा गया था वो मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए थे इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोथ द फ्रेम्स एंड नन ऑफ द अबव। आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा जो
बचकाना सवाल ऐसे काइंड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऐसा बच्चे जैसा सवाल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि जो न्यूटन्स लॉ है वो ये प्रेडिक्ट करता है कि भाई साहब इनर्शियल फ्रेम्स एग्जिस्ट करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं आगे, ठीक है। क्या अब अर्थ जो है क्या वो एक इनर्शियल फ्रेम है? इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम? ये आप क्वेश्चन आंसर बता दीजिएगा। क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है? अर्थ जो है वो रोटेट करता है ना सन के अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व करता है, रोटेशन दिखाता है। दैट मीन्स उसके पास भी एक्सेलरेशन है, उसका मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन हम तब भी अर्थ को अप्रोक्सीमेटली एक इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं बिकॉज जो अर्थ के साथ जो एक्सेलरेशन है जो वो बहुत नेग्लेक्ट है, वो नेगोशिएट हो सकता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटी। समझ में आया? ये जो उसका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पे, अर्थ सिमिलर टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नो मैटर द अर्थ रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स, सो इट हैव सम काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, तो मैं ऐसे बोलूंगा, बट दैट इज नेगोशिएबल एज कंपेयर टू द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कंपेरिजन में वो बहुत ही नेगोशिएबल है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम अर्थ को ट्रीट करते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो जो भी आप मोशन बैठ के अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे, वो मोशन एक इनर्शियल फ्रेम से आप ऑब्जर्व करते हो। समझ में आया ये? क्या और एक पॉइंट है, क्या हर कोई जो फ्रेम है जो यूनिफॉर्मली मूव करता है, क्या वो एक इनर्शियल फ्रेम होता है? हाँ भाई साहब, वो एक इनर्शियल फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, ठीक है, और एक फ्रेम है, ठीक है, इसमें एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो किसी मोशन से उसका कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ओके, ये एस फ्रेम है, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन होगा, ये इसका कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा इस फ्रेम का, उसी में ये पार्टिकल भाग रहा है, ठीक है, या इस पार्टिकल, ये पार्टिकल है ये घूम रहा है, ठीक है, इवन ये फ्रेम भी मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इस वाले फ्रेम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, कैसे करके आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम इज गिवन बाय एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस s प्राइम, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस s प्राइम विद रेस्पेक्ट टू दिस s। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ये। अगर कोई भी दो ऐसे फ्रेम्स होंगे आपस में रिलेटेड होंगे, ये वाला जो फ्रेम है ये वाला रेस्ट पे है और ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, और लेकिन इसमें इस वाले फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है। तो लेकिन अब आपने इस पार्टिकल को इस फ्रेम से भी ऑब्जर्व करना है और इस फ्रेम से भी ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर आप देखोगे जो ये पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, और इस फ्रेम का जो क्या बोल रहे हैं इसको, इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो इस रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये तो पहले ही जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज ये वाला फ्रेम जो है क्या है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है यार, ये नहीं, ये वाला, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो s प्राइम है ये इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन, ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स APS वुड बी इक्वल टू APS प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन निकला है ये सिग्निफाई करता है कि जो एक यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम होगा तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा कोरस्पॉन्डिंग टू दैट, टू ए पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला फ्रेम भी एक इनर्शियल फ्रेम है और उसकी कंडीशन हमको ये दिख रही है, ठीक है, ओके।
अभी और एक क्वेश्चन है, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैं ऐसे ही ऑरली बोल लेता हूँ आपको। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या हमने बोलता है कि भाई साहब कोई भी जो बॉडी है जो अगर मूव कर रही है स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो उसी हालत में रहेगी, मूव कर रही है तो उसी हालत में रहेगी, लेकिन दैट मीन्स ये अपना हालत को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, वो भी तो एक्चुअल में यही बोल रहे हैं। आप पेजेस को टर्न करके देखो, लेक्चर 2 में जो हमने पढ़ा था वो भी तो यही बोल रहा है। तो हम उस बिना पे हम बोलेंगे कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एंट्रेंस में नहीं, आपके स्कूल के पेपर में, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे गाड़ी में फॉरवर्ड फॉल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉल, इससे भी ऑल पहले मैंने आपने समझाया था, आपको मैंने समझाया था। ये फॉरवर्ड फॉल कब होगा, जो ही गाड़ी ठीक है ब्रेक अप्लाई करेगी तो आपने फॉरवर्ड फॉल होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका मोशन जो था, आप मोशन में थे, आप उसी मोशन में रहना चाहते, लेकिन गाड़ी वाला आपको मजबूर करता है आप रुक जाओ, लेकिन आप नहीं मानते हो नहीं आप, तो इसलिए आप फॉरवर्ड फॉल होते हो। और एक बात, जब गाड़ी रुकी हुई होती है, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हो, आप उसी स्टेट में रहना चाहते, तो जब गाड़ी मोशन करती है लेकिन आपका ये स्टेट होता है कि भाई साहब मुझे रेस्ट में ही रहना, तो आप बैकवर्ड फॉल होते हो। समझ में आया? ये नहीं माना, ना मानना, जिद कर रहे हो आप, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगा, जब भी गाड़ी वाला टर्न लेता है तो आपका फेस ऐसे करके मिरर के साथ चिपक जाता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल जो इनर्शिया में आ रहे थे इसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फेस का हाँ विंडो पेन के साथ चिपकना, विंडो पेन के साथ चिपकना ड्यूरिंग ए टर्न। जब भी गाड़ी वाला टर्न कर लेता है उस वक्त ये चीज होता है। और एक एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोई मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ में वो बेलचा टाइप होता है, ठीक है, बेलचा टाइप, या जिसको आप होवेल बोलते हो, ठीक है, होवेल इन हैंड ऑफ ए वर्कर, मजदूर के हाथ में होवेल, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें फॉर एग्जांपल कोयला रहता है, ठीक है। जब वो उसको ऐसे करता है, ठीक है, पहले उसको वो मोशन करता है, दैट मीन्स जो उस बेलचे पे, ठीक है, वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना, वो स्पून टाइप सा बड़ा, ठीक है। तो इसमें जो होता है कोयला होता है, जब इसका इस होवेल का मोशन होता है तो इसमें जो इसमें बैठा हुआ होता है ये कोयला, वो भी मोशन में होता है, लेकिन अचानक से वो मजदूर उसको रोकता है, लेकिन जो वो कोयला होता है वो उस मोशन को फॉलो करता है, उसी मोशन में आगे चला जाता है, ठीक है ना ये, ओके। ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे आप वो बचपन में करते हो, यहाँ पे एक कार्ड रख लिया आपने, ठीक है, उस पर आप कॉइन रखते हो और उसको इसको आप यहाँ से मारते हो, ठीक है, मारते हो ना। या कैरम बोर्ड पे आप क्या रखते हो, ठीक है, ऊपर वाले बहुत सारे कॉइन के ऊपर कॉइन, ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखते हो। आप नीचे वाले पॉइंट को निकालते हो, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट जो है वो नीचे आ जाते हैं सारे, ठीक है, वो सारे मोशन में नहीं जाते हैं। बिकॉज जब भी आप, इसका स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जब भी आप कार्ड को हटाते हो, कार्ड को यहाँ से स्ट्राइक करते हो, कार्ड मोशन में आ जाता है, लेकिन जो एक कॉइन है ये यहाँ गिर जाता है। ये बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। या भी आप कभी भी कारपेट को साफ करते हो, ठीक है, जब भी आप कारपेट से डस्ट निकालते हो, जो डस्ट होता है वो क्या होता है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में बैठा हुआ होता है कारपेट पे, लेकिन जब आप कारपेट को ऐसे डैंगल करते हो, ठीक है ना, ये उसको बीट करते हो, ठीक है, उसको वेव एक देते हो, तो जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो डस्ट है वो उससे उठ जाता है, ठीक है, वो फिर नीचे करके आ जाता है। उसी तरीके से आप जो पेड़ के लीव्स होते हैं, शेक करते हो पेड़ को, ठीक है, लीव्स नीचे गिरते हैं, बिकॉज वो रेस्ट में रहना चाहते, इसमें बोलते हैं हम नीचे रेस्ट में रहेंगे लेकिन पेड़ के साथ नाचना बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, अभी और एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं जल्दी से, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया। एच वर्मा साहब का एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो
क्वेश्चन है एच वर्मा साहब बुक का, ठीक है। ये देखो, ये एक रूफ है, ठीक है, उसके साथ एक बॉल है जिसका वजन है फॉर एग्जांपल लेट इट बी 0.5 kg। समझ में आया ये? तो आपको बोला गया है कि इस पे जो लगने वाला टेंशन फोर्स है, जो रोप है टेंशन फोर्स लगा रही है इस पे, वो कितना है आपने कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स को। सबसे पहला काम क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्वेश्चन समझ लिए ना आप। एक मास है 0.5 kg का, वो लटका हुआ है, ठीक है, एक सपोर्ट के साथ, ठीक है। ये रोप है, ये रोप है। रोप पे लगने वाला मैंने आपको बोला है, जहां पे रोप आई तो टेंशन हाजिर, ठीक है। तो टेंशन आपने निकालना है, ठीक है। ये टेंशन, रोप पे लगने वाला टेंशन फोर्स कितना है, ठीक है। ये आप कहां से देख रहे हो? ये सारा मोशन अर्थ से। जो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले काम क्या है, जो भी आपको सेट सिस्टम है उसको आप ट्रीट कर लो एक पॉइंट मास। ये सारा बॉडी को मैंने मान लिया पॉइंट मास। यहाँ नीचे लगने वाला फोर्स इस पे होगा वेट, नीचे लगने वाला फोर्स होगा वेट, वेट हो गया mg। ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया टेंशन, तो ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया टेंशन। और कोई फोर्स है यहाँ पे भाई साहब नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब भी आप इसको अर्थ के फ्रेम से देखोगे, यहाँ पे कोई बंदा है, तो जब उसको देखेगा उसको ये लगेगा कि ये सारा रेस्ट पे है, ये लटका हुआ है, बस उसी हालत में है, कोई भी लटकी हुई चीज, ठीक है। ये अपना स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जिस हालत में है ये, उसी हालत में ये रहेगा। समझ में आया? ये जिस हालत में ये है उसी हालत में ये रहेगा। दैट मीन्स कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इफ ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट। वही बोल रहा है। और उसी चीज को हमने क्या बोला कि अगर ऐसा रेस्ट कंडीशन है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, उसका मतलब है बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स इट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस है वो जीरो है। वो नेट, एफ नेट बताओ आप, एफ नेट कितना है? एफ नेट है, यहां से लिखूंगा मैं, एफ नेट नीचे कौन सा है? डब्ल्यू। ऊपर कौन सा है? टेंशन। अगर नीचे मैंने पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर को मैंने नेगेटिव मान लेना है। दैट इज वाई टेंशन के साथ नेगेटिव आया। जितने भी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस है वो जीरो है। जीरो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ये सारा चीज रेस्ट पे है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस पे लग रहा है। समझ में थोड़ा सा आगे होगा कि हाउ टू अप्लाई द न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखा मैंने, एनालाइज किया, बॉडी रुका हुआ है इस फ्रेम से। समझ में आया ये? ओके, अब देखो W इज इक्वल टू टेंशन, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही टेंशन होगा। जरा टेंशन को देखते हैं। टेंशन इज इक्वल टू वेट, वेट कितना हो गया? mg इज इक्वल टू m कितना है? 0.5 और g कितना हो गया? g क्या होता है भाई साहब? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन, ये इसको मैं लिखूंगा 5.10 लिख सकता हूं। इस पॉइंट की जगह 1 नीचे और जितने डिजिट उतने 0। इसको लिखूंगा मैं 98 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इसको लिखो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 9 45, 49 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ये। ओके, इस पॉइंट, इस 0 की जगह 0, इस 0 की जगह 9, इस 1 की जगह पॉइंट और इस 1 की और ये 4। दैट मीन्स आपका टेंशन जो होगा वो 4.5 न्यूटन होगा। और इस तरीके से आज का लेक्चर एंड हुआ, ठीक है। तो ये लगने वाला फोर्स है जो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। ये तो उस तरीके से आपका जो ये सारा किस्सा है वो खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब पढ़ेंगे हम न्यूटन का सेकंड लॉ। ये आज का पार्ट 1 था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। 1-2 पार्ट में चलेगा ये, देखते हैं कि कितने टाइम में क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ।